तो यू आर नॉट अलाउड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो यूजली बल्कि इनके पेपर पैटर्न में ये कहना चाहिए कि ये टाइम बार्ड है। ना सिर्फ ये कि ये पोर्शन उनका टाइम बार्ड होता है, बट उसके साथ साथ ये रिस्ट्रिक्टेड भी होता है कि आप पहले क्वेश्चंस को नहीं देख सकते। फर्स्ट यू आर गिवन 5 मिनट्स टू रीड आउट द पैसेज गिवन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पैसेज में, उसको आपने रिटेन रखने की कोशिश करनी होती है। उसमें फैक्ट्स गिवन होती हैं, कई दफ़ा डेट्स गिवन होती हैं, कोई फिगर्स गिवन होते हैं, कोई उसमें क्वांटिटी वगैरह गिवन होते हैं। एंड उसके साथ साथ फिर आपने ये देखना, उसके बाद जो है फिर आपको 5 मिनट दिए जाते हैं कि आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने हैं। एंड यू आर नॉट इवन अलाउड टू राइट डाउन द क्वेश्चन समवेयर ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने की इजाज़त नहीं होती। सो एग्ज़ाम प्रेशर को और बिल्कुल एग्ज़ाम जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इस पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे, देन हम जो है उसके बाद इन क्वेश्चंस को विदाउट सीइंग द पैराग्राफ हम इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह जो है मार्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट रीड आउट दिस पैराग्राफ फॉर ऑल ऑफ यू। The opening of the Sydney Harbour Bridge in 1932 was a pivotal moment in Australian history. Designed by British firm Dorman, Long and Co., the bridge connected the northern and southern shores of Sydney Harbour, effectively ending the region's reliance on ferry traffic. The chief engineer in charge of the project was Dr. John Bradfield, after whom the surrounding train station is named. So मैंने इस पैरा जो गिवन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं उसका फर्स्ट पैरा मैंने रीड आउट किया। और पेपर में आपने किस तरह से इन्फॉर्मेशन या किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने फोकस रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है सिडनी हार्बर ब्रिज की, जो कि 1932 में जिसका इनाग्रेशन किया गया है। एंड इट वाज डिजाइन बाय डॉर्मन लॉन्ग एंड को। और जो चीफ इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के, उनका नाम क्या था? डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड था। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि ब्रिज से के बनने के बाद जो लोगों की इससे पहले डिपेंडेंस थी ऑन फेरीज। फेरी ट्रैफिक क्या होती है? फेरी कहते हैं स्मॉल बोट्स को या स्मॉल शिप्स को जिसके ऊपर लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। स्मॉल बोट तो नहीं कहेंगे, बोट के हवाले से तो उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन शिप के लिहाज से उसका साइज छोटा होता है। सो फॉर कनेक्टिविटी और फॉर कम्युनिकेशन लोग पहले क्या करते थे कि उन फेरी के जरिए जो है वो ट्रैवल करते थे। लेकिन सिडनी हार्बर ब्रिज जब बना है, कब बना है, एक तो इस बात के ऊपर फोकस रखना है, 1932 में बना है। और डायमंड लॉन्ग एंड को जो फर्म है, ब्रिटिश फर्म थी, उसने इसको डिज़ाइन किया है। डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड जो थे वो इसके चीफ इंजीनियर थे। और फायदा क्या हुआ कि फेरी ट्रैफिक के ऊपर जो रिलायंस है लोगों का वो कम से कम हो गया। कंस्ट्रक्शन टुक 8 years। नाउ दिस इन इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कंस्ट्रक्शन को जो है वो 8 साल लगे। तो आपने कोशिश करना है कि इस तरह से आप उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखेंगे या हाईलाइट करेंगे अपने पास, ठीक है। और इन्वॉल्विंग द लेबर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1400 वर्कर्स। While remembered for its grand design, the project had a significant human cost, with official records noting 16 fatalities during the build. तो एक और बात हमें पता चल रही है कि it took 8 years to complete this project and approximately 1400 workers were involved in this project। and इस प्रोजेक्ट में 16 लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। फर्टिलिटीज का मतलब क्या होता है? अपनी जान से हाथ धो बहना, धो बैठना। उर्दू में हम कहते हैं ना कि जान से हाथ धो बैठे, यानी दे डाइड। So 16 laborers they died during the construction of this bridge. However, several unofficial accounts suggest that number may have been slightly higher due to the unreported accidents. The bridge was officially opened on, so officially इसको कब ओपन किया गया? was officially opened on 19th March 1932। Again एक और important information हमें पता चली है। The ceremony is famous not just for the scale of the event but for a dramatic incident, as Captain Francis de Groot, a member of right-wing paramilitary group, slashed the ceremonial ribbon with his sword before the official party could cut it, arguing that the bridge should be opened by a member of the general public rather than a politician. So एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसके ऊपर एक बड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ था। और वहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम कैप्टन फ्रांसिस डी ग्रूट था, जो कि राइट विंग पैरामिलिट्री ग्रुप के मेंबर थे। उन्होंने क्या किया था कि जो रिबन काटा जाना था इनॉग्रेशन के लिए, उसको अपनी स्वॉर्ड से उन्होंने कट कर दिया था। और उन्होंने ये क्लेम किया था कि पॉलिटिशियन के बजाय जनरल पब्लिक को इसको ओपन करना चाहिए। सो सेम काम आपने करना है कि जिस तरह मैंने किया है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है। जो नोटेबल नेम्स जहाँ पे गिवन है या नोटेबल डेट्स जहाँ पर गिवन है उनको आपने देखना है। उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे मेंशन है कि ही वाज क्विकली अरेस्टेड एंड द रिबन वाज रिटाइड। सो द ऑफिशियल सेरेमनी लेड बाय द प्रीमियर ऑफ न्यू साउथ वेल्स। सो ऑफिशियल जो सेरेमनी थी, जो प्रीमियर थे न्यू साउथ वेल्स के, उन्होंने की थी, जिनका नाम था जैक लॉन्ग कुड प्रोसीड। सो जैक लॉन्ग ने फिर जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड किया था। सो 5 minutes आर मोर देन इनफ टू रीड आउट दिस पैराग्राफ। मुझे तो टाइम थोड़ा सा इसलिए लगा कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है।
तो एक बार फिर अगर अभी आपके पास टाइम हुआ कि भाई अभी एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहा कि आप क्वेश्चंस के ऊपर जंप करें, बल्कि आपको अभी आपके पास उन 5 मिनट्स में से टाइम रहता है कि जिसमें आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना था, तो गो थ्रू इट थ्रू द पैराग्राफ अगेन। सो जो कॉम्प्रिहेंशन का डेटा गिवन है आपने दोबारा उसको पढ़ना है, ताकि उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू रिटेन एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। ठीक है जी। सो सिडनी हार्बर ब्रिज जो है उसकी बात हुई है 1932 में, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। डॉर्मन लॉन्ग एंड को एक ब्रिटिश फर्म थे जिसने इसके ऊपर काम किया है। चीफ इंजीनियर का नाम डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड था। फायदा क्या हुआ कि लोगों की डिपेंडेंसी जो थी फेरी ट्रैफिक के ऊपर वो कम से कम होगी, दे कुड मूव इजीली। 1400 वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व थे इसकी कंस्ट्रक्शन में। 16 फर्टिलिटीज थी, लेकिन साथ ही हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया गया। अप्रोक्सीमेटली 8 साल लगे इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, और 19 मार्च 1932 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। जिस शख्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेरेमनी के अंदर जो है वो एक जो इशू हुआ था, उनका नाम जो था वो कैप्टन फ्रांसिस डी ग्रूट था, लेकिन बाद में जो उसकी इनॉग्रेशन थी वो जो प्रीमियर थे न्यू साउथ वेल्स के उन्होंने की थी, और उनका नाम क्या था, जैक लैंग था। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें जो है यहाँ पे पता चल रही है। और इसके साथ साथ कैप्टन फ्रांसिस का जो ताल्लुक था वो पैरामिलिट्री ग्रुप के साथ था। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन जिसको हमने देख लिया, जिसको हमने रिटेन करने की कोशिश की। मैक्सिमम आइडियाज को, डेट्स, फैक्ट एंड फिगर्स को आपने इसी तरीके से पेपर के अंदर हाईलाइट रखना है अपने माइंड के अंदर। अब जो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड विदाउट सीइंग द पैराग्राफ अगेन हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो इसको कवर अप करते हैं। बल्कि इसके अंदर एक छोटा सा इसका पार्ट यहाँ पे भी गिवन है कि टुडे द ब्रिज रिमेन्स अ वाइटल ट्रांसपोर्ट आर्टरी कैरिंग ट्रेन्स, व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन। तो ना सिर्फ उस पर ट्रेन चलती हैं बल्कि गाड़ियां भी चलती हैं, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग भी चलते हैं, साइकिलिस्ट भी चलते हैं। एंड ऑल्सो स्टैंड एज वन ऑफ सिडनीज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स अलोंग साइड द नियर बाय सिडनी ओपरा हाउस। सो सिडनी के जो दो फेमस लैंडमार्क्स हैं, एक तो उसमें ओपरा हाउस है, दूसरा वो कह रहा है कि खुद ही ये ब्रिज है। ठीक है, तो ये जो सिडनी हार्बर ब्रिज है ये इन इटसेल्फ सिडनी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा प्रोमिनेंट जो है वो लैंडमार्क है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें यह है कि नॉट, अब इंस्ट्रक्शन एज पर द एग्जाम कंडीशन लिखी हुई कि नॉट दैट यू हैव फिनिश्ड रीडिंग द आंसर, फिनिश्ड रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट रेफरिंग बैक टू द पैसेज। सो आईओबीएम के पेपर के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप पैसेज को दोबारा नहीं देख सकते। ये पेपर के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है, ये उनका पेपर पैटर्न का हिस्सा है। चाहे आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप जो एमबीए का उनका प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंट्रेंस के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट जो टेस्ट था उसके अंदर एग्जामिनर ने इस बात के ऊपर कुछ ज्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन पेपर के अंदर प्रेजेंट होती है। सो आपने कोशिश करना है कि पैराग्राफ को जब आप रीड आउट करें तो बड़ा सीरियसली रीड आउट करें, और ट्राई टू रिटेन एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। सो व्हाट वाज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ द सिडनी हार्बर ब्रिज ओपनिंग। तो इसकी ओपनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो मेरे जहन में तो जो बात आ रही है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि जो लोगों की इससे पहले डिपेंडेंसी थी ऑन फेरी ट्रैफिक, वो जो है क्या हो गई थी, वो रिड्यूस हो गई थी, वो कम हो गई थी। The primary impact of the Sydney Harbour Bridge opening was it created jobs for the British firm Dorman Long. No doubt ये वो फर्म थे कि जिसने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं थी, बल्कि असल में जो लोगों को उसका फायदा हुआ था कि रिड्यूस द रीजन डिपेंडेंस ऑन फेरी ट्रैवल। सो जो लोगों की डिपेंडेंस थी ऑन बोट ट्रैवल वो कम से कम हो गई थी। हाउ मेनी वर्कर्स वर ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज हैविंग डाइड ड्यूरिंग द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट फिगर्स गिवन होते हैं, या डेट्स गिवन होती हैं, या ईयर्स गिवन होते हैं, या नेम्स गिवन होते हैं, या हाईलाइटेड इवेंट्स गिवन होते हैं, उनसे रेलेवेंट जो है वो इन्फो क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ था, फायदा क्या हुआ था, असर क्या हुआ था। अब आगे उसने पूछ लिया कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो ऑफिशियली तो वहां पे मेंशन था कि भी 16 लोगों की जो डेथ थी वो रिपोर्टेड थी। ऑन विच डेट was the Sydney Harbour Bridge officially opened? So it was opened on 19th March 1932। और अगेन आप ये देखेंगे कि पेपर के अंदर क्या किया हुआ है कि एग्जामिनर ने बड़ी क्लोज चॉइसेस दी हुई है। 19 मार्च 1936 भी है, नहीं, इसके अलावा 16 मार्च 1932 और 16 मार्च 1932 भी है। तो 19 मार्च 1932 को जो है वो इसकी इनॉग्रेशन जो है वो हुई थी, इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था। वो द चीफ इंजीनियर एसोसिएटेड विद द ब्रिज प्रोजेक्ट। जो चीफ इंजीनियर जो कि इसके साथ एसोसिएटेड थे उनका नाम क्या था, कैप्टन फ्रांसिस डी ग्रूट। तो वो आदमी था कि जिसने अपनी स्वॉर्ड से जो है ना उस रिबन को स्लैश कर दिया था, वो नहीं है। जैक लैंग जो थे वो प्रीमियर थे साउथ वेल्स के। लास्ट जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था उसकी लास्ट लाइन में ये मेंशन था कि उन्होंने फिर इसका रिबन को रीटाइट किया गया, तो उन्होंने फॉर्मली जो उसकी इनॉग्रेशन करी थी। तो ये इन्होंने तो इनॉग्रेशन की थी इसकी। ठीक है जी। तो जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड था।
Why is Captain Francis de Groot significant in the bridge history? He was the chief engineer who designed it. No, he cut the ribbon before the official ceremony. और उसने क्लेम ये किया था कि जनरल पब्लिक को ये राइट होना चाहिए कि वो जो है इसकी इनॉग्रेशन करें. ठीक है, सो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट. What does the passage suggest about the fertility count? Fertility count के बारे में वो क्या suggest करता है? The official records are completely accurate. No. उसने ये कहा था कि 16 से ज़्यादा डेथ्स जो है वो हो सकती थी, क्योंकि कुछ डेथ जो थी वो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं की गई थी. तो दिस इज इनकरेक्ट. देयर वर एग्जैक्टली 16 डेथ. 16 डेथ्स का तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल नंबर था इट वाज हायर देन द ऑफिशियल काउंट. द एक्चुअल नंबर माइट बी हायर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट वाज मेंशन्ड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज मे बी हायर देन 16. यस, ये बात करेक्ट थी कि 1400 वर्कर्स ने इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है वो हिस्सा लिया था बनाने में, लेकिन उसमें से कितने मरे थे? रिपोर्ट में तो 16 का क्लेम था, लेकिन ये शक जाहिर किया जा रहा था कि जो जो फर्टिलिटीज हैं वो इससे ज्यादा है. हाउ लॉन्ग डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज टेक? सो 8 years यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 8 साल लगे हैं इस ब्रिज को बनाने में. हु ऑफिशियली रीओपन द ब्रिज आफ्टर द रिबन वाज स्लैश? तो कैप्टन फ्रांसिस डी ग्रूट ने तो उसको स्लैश किया था. जो प्रीमियर थे साउथ वेल्स के जैक लैंग, उन्होंने इस रिबन को दोबारा रीटाई करने के बाद इसकी ऑफिशियल जो है वो इनॉग्रेशन करी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ करंट यूज ऑफ ब्रिज? नॉट मेंशन्ड पे ऊपर आपने गौर करना है. ठीक है, सो विच इज नॉट मेंशन्ड. तो वो कह रहा है कि इस ब्रिज से ट्रेन भी गुजरती हैं, व्हीकल्स भी गुजरती हैं, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट भी गुजरते हैं. सो एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि मैंने 2 दफा पैराग्राफ पढ़ा आपके सामने, आपको एक्सप्लेन भी किया, तो उसने पेडेस्ट्रियन के साथ साइकिलिस्ट का भी जिक्र किया हुआ था. तो ये बात मैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं. लाइट एयरक्राफ्ट का कोई वहाँ पे जिक्र नहीं है. वहाँ पे कोई रेनवे वो सॉरी वहाँ पे कोई रनवे नहीं है. रेनवे मेरे मुंह से निकल गया, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग. सो रनवे नहीं है कोई वहाँ पे कि जो एयरप्लेन जो है वो लैंड करते रहे वहाँ पे. द वर्ड पिवटल इन द फर्स्ट सेंटेंस. पिवटल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी क्रूशल, which demands immediate attention. So important को कहते हैं, crucial को कहते हैं, significant को कहते हैं. So pivotal. Pivotal moment का मतलब होता है कि ऐसी moment जो कि जिसने drastically एक change लेकर आया, और वो हमें इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि कैसे लोगों की लाइफ जो है वो आसान होगी. उससे पहले उनको बोट के ऊपर जो है वो ट्रैवल करना पड़ता था. सो ये यहाँ पे प्रैक्टिस का हमने एक पैराग्राफ किया. पेपर के अंदर आपके पास 10 ऐसे आइटम्स होंगे. पैराग्राफ्स कैन बी 1, पैराग्राफ्स कैन बी मोर देन 1. सो एज अ प्रैक्टिस हम लोग पैराग्राफ एक और प्रैक्टिस करते हैं. सो 5 minutes अगेन पेपर के अंदर आपके पास होंगे टू रीड आउट द पैराग्राफ, एंड देन यू विल बी गिवन 5 minutes टू पुट अप द आंसर्स. सो द ग्रेट Emu War of 1932 remains as one of the most unusual military campaigns in Australian history. So again यहाँ पे पिछले पैराग्राफ में भी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र था, यहाँ पे भी अब ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का ही इतफाक की बात है, जिक्र हो रहा है. इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर मैथ कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, जो डेवास्टेशन हुई है उसके बाद क्या हुआ है. द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टू एक्स सोल्जर्स एज अ पार्ट ऑफ अ सोल्जर सेटलमेंट स्कीम. However, when the Great Depression hit in 1929, wheat prices plummeted. Plummeted का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा राइज आ गया. wheat prices जो थी वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, and farmers were desperate to protect their crops. Their primary obstacle was not drought or pest, but a massive migration of approximately 20,000 emus. emu क्या होता है मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको. emu जो है ना वो ऑस्ट्रिच से मिलता जुलता एक बर्ड है. शायद आपने किसी यूट्यूब वीडियो में या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा. Emu is a large flightless bird native to Australia that descended upon the farmlands in search of food. सो फर्स्ट पैराग्राफ का थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं. आपने भी पेपर में यही स्ट्रैटेजी रखनी है कि जब आप एक कॉम्प्रिहेंशन के एक पैराग्राफ को रीड आउट कर लोगे तो थोड़ा सा उसमें से आप देखिएगा कि क्या क्या बात अभी आपको पता चली है. उस बात को आपने ग्रास्प करने की या एब्जॉर्ब करने की, उस इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने की आपने कोशिश करनी है. तो ग्रेट ईमू वॉर हुई कब है? 1932 में हुई है. और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सोल्जर्स को सेटल करने की कोशिश की थी. कहां पर कोशिश की थी? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोशिश की थी. और फिर जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया है तो वीट की जो प्राइसेस हैं वो सुपर हाई हो गई हैं और फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स की बहुत ज्यादा फिक्र थी. दे वर डेस्परेट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. बट इस दौरान उनको जो अपनी फसल को बचाना था वो कहते हैं ड्राउट से नहीं था. ड्राउट किसको कहते हैं? कि स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल को कहते हैं, जिसको आप कहते हैं खुश्क साली. या पेस्ट अटैक से नहीं बचाना था, बल्कि उन्होंने देखना था कि जो 20,000 ईमूज जो हैं जो कि माइग्रेट करके आ चुके हैं into Western Australia in search of food,
दे कैन अटैक देयर फार्मलैंड्स। तो अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, फेसिंग इकोनॉमिक रूइन अ डेलीगेशन ऑफ वेटरन्स। वेटरन्स कहते हैं उनको जिन्होंने वॉर में हिस्सा लिया होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं गाजी। अगर एक शख्स एक वॉर में हिस्सा लिया किसी ने, जिसमें फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर he participated in the war of, he was in military and he participated in the war of 1965 एंड 1971 की वॉर में भी रहे थे, तो वो वॉर वेटरन हुए, ठीक है। तो टर्न फार्मर्स, तो वेटरन टर्न फार्मर। अब जो वो बता रहा है कि जो फार्मर्स थे वो कौन थे, वो एक्स मिलिट्री थे। अपील टू द गवर्नमेंट फॉर असिस्टेंस, उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर जॉर्ज पियर्स approved military intervention, believing that machine guns could efficiently curl birds and protect the wheat harvest. इतना ज्यादा ये शिद्दत इख्तियार कर गया इशू कि जो उस टाइम का उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था, जिसका नाम यहाँ पे गिवन है। अब अगेन मैंने ऐसे बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिटेन करना होता है, तो ये नाम आपने देखना है कि सर जॉर्ज पीस का नाम था। इसने मिलिट्री ऑपरेशन का अप्रूवल दे दिया और उसने कहा कि जी मशीन गन्स ले जाएं और बर्ड्स को जो है ना आप उनको जो है ना आप मारना शुरू कर दें, ठीक है, उनका खात्मा शुरू कर दें। कल का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। द ऑपरेशन वॉज प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ मेजर JP W मैड्रिथ ऑफ द 7th हैवी बैटरी ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी। तो मेजर का नाम क्या था, JP W मैड्रिथ उसका नाम था, और वो बिलोंग किससे करता था, उसका ताल्लुक किससे था, और 7th हैवी बैटरी ऑफ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी से था। आर्म्ड विद 2 लेविस मशीन गन्स एंड 10,000 राउंड्स ऑफ एमुनेशन। तो उसके पास उसको उन्होंने लीड करने के लिए 2 लेविस मशीन गन्स दी और 10,000 राउंड दिए उसको। नेक्स्ट मेंशन है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द वॉर कमेंस्ड इन नवंबर 1932। तो ये सो कॉल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई है, 1932 में हुई। सो कॉल्ड का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया कि दे वर बेसिकली फाइटिंग विद द बर्ड्स रादर देन सम अदर आर्मी। However, the emus provide to be surprisingly elusive adversaries. Elusive का मतलब होता है कि जो कि escape कर सकते हैं easily. Elusive का मीनिंग होता है to escape, ठीक है, to escape from getting caught, ठीक है। एंड एडवर्सरीज का मीनिंग क्या होता है कि एडवर्सरीज आप कहेंगे जैसे उर्दू में आप कहते हैं कि जो आपके मुखालिफ होते हैं उनको आप कहते हैं राइवल्स को कहते हैं आप, ठीक है ना, राइवलरीज। तो बड़ा स्केप वो करे थे, राइवल्स कहेंगे यहाँ पे, या आपके जो मुखालिफ है। दे वुड स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना एट हाई स्पीड रीचिंग अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, एंड देयर टफ feathers and erratic movements made them difficult targets for machine guns, ठीक है। सो उनकी जो मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, फास्ट थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो मूव कर लेते थे। फेदर्स जो थे वो उनके बहुत ज्यादा टफ थे और वो रैंडम मूवमेंट्स करते थे। इराटे का मतलब क्या है कि भाई एक किसी एक पैटर्न में नहीं मूव करना, बल्कि कभी इधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से उनको हिट करना डिफिकल्ट था एंड दे बिकेम अ डिफिकल्ट टारगेट फॉर द मशीन गन्स। इन वन फेमस इंसिडेंट अ सिंगल emu reportedly survived being hit by multiple rounds before escaping. Major Meredith himself compared the bird to Zulu warriors in their tactical ability to disperse into small groups, making them nearly impossible to engage effectively. आगे भी है इसका पैराग्राफ का पोर्शन। Despite using thousands of rounds of ammunition, the military's official records indicate that only a small number of emus, somewhere between 50 and a few hundred, were confirmed killed. So 20,000 emus का अटैक था, अगर आप देखें ऊपर पैराग्राफ में गिवन है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को एकदम हम फिर टैली कर रहे हैं साथ साथ, और सिर्फ कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 50 या फ्यू हंड्रेड के करीब जो है ना ईमूज जो थे जिनकी कंफर्म किलिंग्स हुई थी। द फार्मर्स विटनेसिंग द इनफेक्टिवनेस ऑफ द कैंपेन ग्रू फ्रस्ट्रेटेड। न्यूज ऑफ द वॉर स्प्रेड अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया लीडिंग टू पब्लिक रिडिक्यूल एंड इंटरनेशनल मॉकरी। यानी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और इंटरनेशनली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भी मजाक बनने लगा। द गवर्नमेंट विड्रू द मिलिट्री आफ्टर अबाउट अ वीक, दो मेजर मेरेडिथ अटेम्प्टेड अ सेकंड सॉर्टी इन दिसंबर विच प्रूव्ड इक्वली फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है कि एफर्ट, वो कहते हैं ना फ्रूटफुल ना होना, फ्रूटलेस होना, यानी आपको रिजल्ट्स ना मिलना, विदाउट रिजल्ट्स। फ्यूटाइल मींस कि आपके जो रिजल्ट थे वो अचीव नहीं हो सके। In the end, the farmers returned to the fencing and trapping methods they had used before. The Great Emu War is now remembered as a humorous footnote in history, a testament to the resilience of the nature against modern technology. It also serves as an early example of an environmental conflict arising from agricultural expansion. So, concluding paragraph में भी एक उसने important information बताई है, जिसमें उसने इजहार किया है राइटर ने कि भाई जो ईमू वॉर है ये एक बड़ा ही ह्यूमरस फुटनोट बन चुका है हिस्ट्री में, और साथ साथ ये सीरियसली ये बताता है कि जो रेजिलियंस ऑफ नेचर है, ठीक है ना, अगेंस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो कितनी ज़्यादा टफ है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब इंसान एक्सपैंड करेगा अपनी एग्रीकल्चर नीड्स के लिए और कन्फ्लिक्ट करेगा विद हैबिटेट्स, या वो कन्फ्लिक्ट करेगा विद अदर स्पीसीज, तो किस तरह से एक इन्वायरमेंटल कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज करता है। सो पैराग्राफ के ऊपर एक ओवरव्यू कर लेना। आपने भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी है पेपर के अंदर कि भाई
क्योंकि दोबारा तो आप गो थ्रू कर नहीं सकते। तो अगर आपके पास टाइम अभी है कि जी इफ़ यू आर इन दैट टाइम कि जिसमें आपने सिर्फ पैराग्राफ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस के दौरान आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप दोबारा एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर दो, अगर आपके पास अभी 1-2 मिनट रहते हैं। सो 1932 में भी ये वॉर हुई है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने सेटल किया था सोल्जर्स को, ईमूज ने अटैक किया था, फार्मर्स को अपनी वीट की फिक्र थी क्योंकि वीट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। वॉर वेटरन जो थे उन्होंने, जो उस टाइम का एमओडी था, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था, सर जॉर्ज पेस उसका नाम गिवन है, उसको मिलिट्री इंटरवेंशन का कहा था। मेजर JP W मेरेडिथ जो था उसको ये काम मिला था। और सेवंथ हैवी बैटरी से उसका ताल्लुक था, ऑफ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी। आर्टिलरी कहते हैं आर्मी के अंदर वो पोर्शन जिसका ताल्लुक जो होता है टैंक्स के साथ होता है, या जिस तरह इस केस में मशीन गन्स के साथ था। तो वो कितनी मशीन गन्स लेके आया था? 2 लोवेस्ट मशीन गन्स लेके आया था, 10,000 राउंड्स थे। कंफर्म किलिंग जो थी, ठीक है, वो कितनी हुई थी? वो फ्यू हंड्रेड थी, या इन सम केसेस उन्होंने मेंशन किया कि 50 के करीब थी। ये वॉर जो है वो हुई कब है? 1932 के नवंबर में हुई है। 50 किलोमीटर की स्पीड तक वो चले जाते थे। फैदर्स उनके बहुत टफ थे और वो स्केप करते थे और वो भागने में बहुत ज़्यादा तेज थे। और उसके अलावा वो क्या करते थे कि वो एराटिक मूवमेंट करते थे, यानी उनकी मूवमेंट जो थी बड़ी रैंडम होती थी। तो इसलिए उनको किल करना, उनको मारना जो था, इट वाज डिफिकल्ट। सो इस तरह से आपने ये स्ट्रैटेजी रखनी है पेपर में, स्पेशली इन द IOBM's एग्जाम। सो आप ताकि इस पोर्शन को जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। सो एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखें कि आपके इंटरेस्ट टेस्ट का जो ओवरऑल स्कोर होता है वो मैटर करता है। ये चीज़ नहीं मैटर करती कि भाई आपने IQ के सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, या आपने इंग्लिश के सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, या आपने जीके के सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। सो जीके में फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि फैक्ट्स होती हैं, समटाइम बंदे को चीज़ें नहीं आ रही होती, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते होते हैं। लेकिन इंग्लिश क्योंकि वैसे भी एक मेजर पोर्शन है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द IOBM's एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि आप मैक्सिमम प्रिपरेशन करो इंग्लिश के सेक्शन की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस पोर्शन में जो है इंशाल्लाह स्कोर जो है वो आप कर सकें। तो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड टू एक्स सोल्जर्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? तो प्राइमरी रीजन वो पूछ रहा है कि क्या थी। सो प्राइमरी रीजन क्या थी कि वो सोल्जर्स को सेटल कर रहे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। सो एज अ पार्ट ऑफ द सोल्जर सेटलमेंट स्कीम। तो एक बात वैसे मैं बता दूं, जेनेरिकली बता दूं, क्योंकि IOBM के इंटरेस्ट असेसमेंट में जीके का भी पोर्शन होता है। तो वर्ल्ड वॉर वन जो है ना वो 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई है। और ये जो वाकया यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ईमू वॉर का, वो नवंबर 1932 में हुआ है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर जीके सेक्शन, ये बात मैं बता रहा हूँ। और जिस इंसिडेंट का, द ग्रेट ईमू वॉर का जो जिक्र है इस पैराग्राफ के अंदर, वो नवंबर 1932 में हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर टू है, रिमेंबर इट स्टार्टेड इन द ईयर 1939 एंड इट एंडेड इन द ईयर 1945। 1945 में जब ये एंड हुई है, तो उसी के बाद जो है यूनाइटेड नेशन भी बना है, नॉर्थ और साउथ कोरिया की डिवीजन भी हुई है, और जर्मनी को भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में जो डिवाइड किया गया। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे साथ डिस्कस कर लिए। नाउ कमिंग बैक टू द पैराग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि रीजन क्या थी सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट की रीजन बड़ी क्लियर थी, मेंशन है पैराग्राफ में कि भाई सोल्जर सेटलमेंट स्कीम थी ऑर्डर वर्ल्ड वॉर वन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईमूज इन वर इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन टू द फार्मलैंड्स। सो वीड फार्मलैंड्स पे अटैक करने वाली ईमूज की जो तादाद इस पैराग्राफ में मेंशन थी कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में मेंशन थी, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 20,000। हु वाज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दैट अप्रूव्ड द मिलिट्री इंटरवेंशन? मेजर JP W मेरेडिथ तो वो था कि जिसने इस ऑपरेशन को लीड किया था, ठीक है ना। 7th बैटरी रेजिमेंट से उसका ताल्लुक था, आर्टिलरी की। जबकि जो उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, उनका नाम यहाँ पे मेंशन है कि सर जॉर्ज पेरिस उनका नेम था, ठीक है जी। सर जॉर्ज पेरिस जो था वो इनका नेम था। तो ये क्लियरली मेंशन है पैराग्राफ के अंदर। तो इसने तो ऑपरेशन लीड किया था, तो ये आंसर नहीं है, चॉइस बी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ वेपन्स वर यूज्ड बाय मेजर मेरेडिथ्स यूनिट ड्यूरिंग द ऑपरेशन? अच्छा, ये काम आपने पेपर में भी करना है समटाइम्स। अगर लेट से आपको भूल गया कि भाई इसका आंसर क्या था, आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये होता है कि आपका एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता। सेकेंडली, अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया कि मेजर मेरेडिथ जो है उसने किस टाइप के वेपन्स यूज किए थे, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मेजर मेरेडिथ की यूनिट जो थी उसने ऑपरेशन को लीड किया था। तो मेजर मेरिट तो इसका आंसर हो नहीं सकते। गवर्नर ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का तो इस पैसेज में कोई जिक्र ही नहीं है। वेटरियन फार्मर्स तो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने तो ऑपरेशन को लीड नहीं किया था। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये होगा। तो सम टाइम्स क्या होता है कि किसी और क्वेश्चन के अंदर किसी प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर का आपको लॉजिक मिल जाती है, हिंट मिल जाता है। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वेपन्स वर यूज्ड बाय मेजर मेरिडिथ्स यूनिट ड्यूरिंग ऑपरेशन? तो उसने 2 लोवेस्ट मशीन गन्स यूज की थी। एंड पेपर के अंदर पैसेज के अंदर ये भी मेंशन है कि 10,000 राउंड जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द इमूज रिएक्ट व्हेन अटैक्ड?
दे स्टूड स्टिल एंड फॉट बैक। नो भाई, वो इमूज थे, एनिमल्स थे, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स थे, वो उन्होंने फाइट बैक नहीं किया था, कोई वहाँ पे वर्ल्ड वॉर तो नहीं थी जा रही, बल्कि वो क्या करते थे कि वो छोटे टाइनी ग्रुप्स के अंदर स्कैटर्डली फैल जाते थे और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भागना शुरू हो जाते थे। अच्छा, आज तो वैसे मैं जेनेरिकली ये बात कर रहा हूँ कि आज तो मैं ऐसे लग रहा है ना, 50 किलोमीटर कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन उस जमाने के लिहाज से ना तो इतनी मॉडर्न वेपनरी थी, ना तो इतनी एडवांस वेपनरी थी, और ना ही इतने ज़्यादा कोई एडवांस जीप्स वगैरह होती थी कि उनको जो है ना वो फॉलो करते। टू व्हाट डिड मेजर मेरेडिथ कंपेयर द टैक्टिकल बिहेवियर ऑफ द इमूज। तो इमूज के बारे में मेजर मेरेडिथ ने कहा था कि वो जुलू वॉरियर्स की तरह है, कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर वो जो है भाग जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इमूज वर कंफर्म्ड किल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। सो जो ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स हैं, उसके मुताबिक जो है कितने इमूज जो थे वो इसमें मारे गए थे। तो यहाँ पे तो ये मेंशन था पैराग्राफ में कि अप्रोक्सीमेटली फ्यू 50 या फ्यू हंड्रेड के करीब जो है जिनकी कंफर्म किलिंग हुई थी। Moving on to the next question, how did the public react to the news of the Great Emu War? With strong patriotic support. Patriotic support वो इसमें क्या देते, कोई मुहब्बे वतनी तो इसमें थी नहीं। पैट्रियोटिक तो का तो मतलब क्या होता है, लव फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे तो उनकी वॉर जो थी वो नेचर के साथ थी। सो पब्लिक ने उसको रिडिक्यूल किया था गवर्नमेंट के डिसीजन को, और उसका मजाक बनाया था। और पैराग्राफ में मेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन की इंफॉर्मेशन मेंशन है कि ना सिर्फ पब्लिक ने उनका मजाक उड़ाया था, बल्कि इंटरनेशनली भी उनको मॉक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेथड डिड द फार्मर्स अल्टीमेटली रिटर्न टू आफ्टर द मिलिट्री कैंपेन फेल्ड। जब मिलिट्री कैंपेन फेल हो गई है तो फार्मर्स ने पॉइजन किया वाटर सोर्सेज को, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लार्ज फायर्स बिल्ड अप किए हैं, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हायरिंग प्रोफेशनल हंटर्स, ये भी नहीं था, बल्कि उन्होंने ओल्ड स्कूल जो उनका मेथड था फेंसिंग एंड ट्रैपिंग का, उसमें वापस आ गए। द फ्रेज elusive adversaries in the third passage suggest that the emus were easy to find and capture. No, they were difficult to catch and target. So because elusive का मतलब होता है to escape फ्रॉम गेटिंग कॉट, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू कैच थे या टारगेट करना थे। तो ये उनको पकड़ना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो दीज वर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स के जिनको आप अपने इस कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ताकि आप जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो अपने इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो है वो स्कोर कर सकें। Like, comment, and subscribe.